वेलकम बच्चों। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाउ टू राइट, कैसे लिखे हम उसका आंसर। शायद उन्हें कॉन्सेप्ट पता है पर शायद उन्हें लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे शुरुआत करें। तो चलिए हेल्प करते हैं, एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। A gas exerts pressure on the walls of the container. Assign reason. एक गैस एक्सर्ट करता है प्रेशर कंटेनर के वाल में। जिस कंटेनर में गैस रखा जाता है उसके वाल पे प्रेशर लगाता है गैस। ये सच है बच्चों की गैस जो है वो प्रेशर लगाता है। क्यों लगाता है, इसका रीजन क्या है, ये देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टीज और पार्टिकुलेट मैटर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड लिक्विड से ज्यादा होता है। दैट मींस तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा होता है गैस में। हम लोग ये भी जानते हैं कि गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है, और इसी वजह से गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, वे बड़ी फास्ट मूव करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन, गैस क्यों वाल पर प्रेशर लगाता है जिस कंटेनर में वो रखा जाता है? तो इसका वेरी सिंपल जवाब ये है बच्चों कि आप कह सकते हैं कि सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, सो दे मूव वेरी फास्टली। वे काफी तेजी से मूव करते हैं। दे मूव वेरी फास्टली एंड कोलाइड एंड स्ट्राइक करता है एंड स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करता है बाय अप्लाइंग फोर्स। वो फोर्स को अप्लाई करता है, वो स्ट्राइक करता है और वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। जब कोई किसी से टकराएगा तो वहां पर फोर्स तो अप्लाई करेगा। तो ठीक इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस इज वेरी हाई, सो दे मूव वेरी फास्टली एंड स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर बाय अप्लाइंग फोर्स। सो force applied per unit area of the container is responsible for applying pressure. Pressure apply करने के लिए force per unit area of the wall। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो वही है कि वाल के कंटेनर पे जो फोर्स लगाते हैं पार्टिकल्स गैस के, वाल के पर यूनिट एरिया पर बहुत सारे पार्टिकल्स जो है अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। सो यही रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर अप्लाई करने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए वाल की तरफ। तो आप अपने भाषा में, आप अपने लैंग्वेज में बहुत आसानी से खुद से बना के लिखेंगे बच्चों कि एक गैस क्यों एक्सर्ट करता है कंटेनर के वाल पे, प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है। तो इसका सबसे सिंपल और सबसे जितना इजी वे में आप लिख सकते हैं आप लिखेंगे। आप जानते हैं कि गैस का पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए वे कंटेनर के अंदर बहुत ही फास्टली मूव करते हैं और वाल से स्ट्राइक करते हैं, वाल से टकराते हैं एंड फोर्स लगाते हैं। इस वजह से जो है प्रेशर जो है अप्लाई होता है वाल की तरफ। ठीक है, तो इसे आप अपने भाषा में इजी वे में लिखेंगे। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Why does a gas fill completely the vessel in which it is kept? क्यों गैस जो है पूरे तरीके से वेसल को कंप्लीटली फिल कर देता है जिसमें वो रखा जाता है? तो इसका भी तो वही है, ये जितने भी रीजंस हैं सब मैटर के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ गैस का बात है, फिर गैस एक मैटर है तो फिर इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है बहुत ही ज्यादा होता है
सो बड़ी तेजी से, बहुत ही फास्ट वो डिफ्यूज भी कर जाते हैं, वो बहुत ही फास्टली डिफ्यूज कर जाते हैं कहीं भी। तो चूंकि गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो बड़ी रेडिली, बड़ी तेजी से उस वेसल को कंप्लीटली फिल करते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। वेरी सिंपल बच्चों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से वे मूव करते हैं, इसलिए तेजी से वो जितना हम लोग जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है, सो वो जितना जल्दी हो सके वो कंटेनर को फिल अप कर देते हैं बहुत ही तेजी से, और पूरे तरीके से कंटेनर को फिल अप कर देते हैं। उनका भी वॉल्यूम उतना ही हो जाता है जितना कि कंटेनर का हो जाता है फाइनली। तो इसे भी आप अपने लैंग्वेज में इजी वे में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चे जो है इसमें मिस्टेक भी करते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे। ये जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसका जो स्मेल है वो कुछ दूर से ही पता चल जाता है, कुछ दूर से ही हम लोग को रियलाइज हो जाता है, जबकि कोल्ड फूड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठंडे फूड में क्या होता है, ठंडे फूड के केस में हमें स्मेल लेने के लिए कोल्ड फूड के करीब जाना पड़ता है। सो व्हाट इज द मेन रीजन, क्या कारण क्या है इसका? तो बच्चों कारण तो हम लोग जानते हैं, वो कारण ये जो हॉट सिजलिंग फूड है, जब खाना गर्म पक रहा होता है तो ये जो हॉट सिजलिंग फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीट। हीट की वजह से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स जो उनके कंटेंट है वो वेपर्स में बदल जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वेपर्स गैसियस स्टेट होता है, तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होते हैं, तो बड़ी तेजी से डिफ्यूज कर जाते हैं एयर में। पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो बहुत ही तेजी से डिफ्यूज कर जाता है एयर में, और सेवरल मीटर्स अवे, दूर से ही वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड। हम लोग हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल जो है दूर से ही पता चल जाता है। सो व्हाट इज द मेन रीजन? रीजन इज द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फूड इनटू द एयर। पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स का एयर में फास्ट डिफ्यूजन की वजह से। तो आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? आप खुद से बना के लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लैंग्वेज आपका खुद का होगा। आप इसमें साफ साफ लिख सकते हैं कि इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन केस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, इन केस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड the kinetic energy of the particles of food is very high, so they diffuse very fastly, they diffuse very fastly into the air. Rate of diffusion becomes very fast and we can get the smell several meters away. But in case of cold food में क्या होता है? कोल्ड फूड में फूड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होता है, जिसके वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फूड इनटू द एयर बिकम्स वेरी स्लो। यानी कि ठंडे फूड के केस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है फूड पार्टिकल्स का एयर में, वो काफी स्लो हो जाता है, ठीक है, काफी स्लो हो जाता है। इसलिए वी हैव टू कम क्लोज टू द फूड, हम लोगों को फूड के क्लोज जाना पड़ता है टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड। तो बस सीधी सी बात है बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब रेट ऑफ डिफ्यूजन से है। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और टेम्परेचर लो पर काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो जाती है। तो हॉट सिजलिंग फूड के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका? फूड पार्टिकल्स का। किसमें? एयर में काफी फास्ट हो जाता है, क्योंकि
हॉट सिजलिंग फूड के केस में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा होता है, बट जबकि कोल्ड फूड के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी स्लो हो जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का कम रहता है, सो डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाता है। इसलिए गर्म खाने की स्मेल दूर तक चली जाती, दूर से भी स्मेल हम लोग ले सकते हैं, जबकि कोल्ड फूड के लिए आपको बिल्कुल क्लोज जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो सबके सब प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मैटर का पढ़ा है उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अभी और क्वेश्चन होंगे जिस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी देखते हैं बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why should we call a wooden table a solid? वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहना चाहिए? साइंस के कॉन्सेप्ट से, साइंस के व्यू से वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहना चाहिए? सभी कोई जानते हैं कि वुडन टेबल एक सॉलिड है, मगर साइंस के व्यू से वुडन टेबल को आप सॉलिड कैसे कह सकते? तो आप वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि वुडन टेबल का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी मैच करता है सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक से, बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक से वुडन टेबल का कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है, जैसे कि इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। हम लोग जानते हैं कि ये काफी हार्ड है, काफी रिजिड है, काफी कठोर है, सख्त है। टच कर रहे हैं तो बच्चों पता चल जाता है वुडन टेबल इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। सेकंड वन, इट्स शेप कांट बी चेंज्ड बाय अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो शेप है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके इसका शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट मींस इट हैज फिक्स्ड शेप। इसका फिक्स शेप है, जो कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में फिक्स शेप होता है। सॉलिड स्टेट के जो मैटर होते हैं वो काफी हार्ड और रिजिड होते हैं। तो वुडन टेबल के शेप को आप नहीं बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड वन, इट इज क्वाइट हेवी विच मींस हाई डेंसिटी। ये काफी हेवी है, भारी है, दैट मींस कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये डेंसिटी ज्यादा किस स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में होते हैं डेंसिटी ज्यादा। सो इट हैज हाई डेंसिटी। एट द फोर्थ वन, इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के कोई मूवमेंट नहीं होते हैं। तो बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट में क्लियरली पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। सो पार्टिकल्स कांट मूव, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये चारों, ये हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बच्चों, तो ये बिल्कुल भी मैच करता है सॉलिड स्टेट से। जो सॉलिड का होता है अपना कैरेक्टरिस्टिक, वही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है आपका वुडन टेबल। सो वी कैन से दैट ए वुडन टेबल इज सॉलिड। हम लोग वुडन टेबल को सॉलिड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मैच करती है सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक से। अब हम लोग कुछ कन्वर्सन देखेंगे, जैसे कि इसके ठीक पिछले क्लास में बच्चों कन्वर्सन आपको बताए थे, तो कुछ कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं कुछ कन्वर्ट कैसे करें हम लोग। कोई भी टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसे दूसरे स्केल पर जो है वो क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्सन से क्वेश्चन हमेशा आता है, कन्वर्ट। ओके, अब हम लोग कुछ कन्वर्सन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कन्वर्सन से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों। एक स्केल दिया रहेगा, एक टेम्परेचर का स्केल दिया रहेगा, दूसरे स्केल पर आपको उसको निकाल के बताना है। आप देखिए क्या दिया क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल।
ये टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, उसे सेल्सियस स्केल में बदलना है। आप देख सकते हैं कि ये किस स्केल पर दिया है, के यानी केल्विन पर दिया है। केल्विन स्केल पर टेम्परेचर दिया है और आपको कन्वर्ट किसमें करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। आपको याद है बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, एक रिलेशन बताया था तीनों स्केल्स के बीच में, वो था C/5 is equal to F minus 32/9 is equal to K minus 273/5। ये तीनों स्केल्स के बीच का रिलेशन था। फिर हमने आपको बताया था कि आपको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस चीज में दिया है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में केल्विन में दिया है, तो आप केल्विन वालों को ले लो और आपको किस में निकालना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो आप सेल्सियस वाला ले लो। इन दोनों के बीच के रिलेशन को लेकर के हम लोग सेल्सियस स्केल पर निकाल सकते हैं। सो C/5 is equal to K minus 273/5। अब यहां देखिए, C तो निकालना है, C मतलब आपको सेल्सियस पे निकालना है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा C/5 is equal to K। K का वैल्यू दिया है बच्चों 300 केल्विन, तो यहाँ K की जगह हम लोग 300 लिख सकते हैं, माइनस 273 उतार देंगे और बाई 5। जरा ये देखिए कि इक्वल टू के दोनों तरफ नीचे साइड में 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके सामने क्या बचा, C is equal to 300 minus 273, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना होता है 27। तो आ गया बच्चों, 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 573 केल्विन को भी ठीक वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि केल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकलना है, तो केल्विन वाले को ले लीजिए और सेल्सियस वाले दोनों के रिलेशन को ले लीजिए। जहां केल्विन का वैल्यू है जितना दिया है उसको पुट कर दीजिए, और जो निकालना है वो तो ऐसे ही रहेगा। फाइनली हमको C निकालना था सेल्सियस में, सो C इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनली क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को कि 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन स्केल पर 300 केल्विन बराबर होता है सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग दूसरा कन्वर्सन देखेंगे। अब देखें कन्वर्सन दूसरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। ये जो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो किस स्केल पर दिया हुआ है टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल पर दिया। आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस है, यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यानी आपको जो टेम्परेचर दिया है वो सेल्सियस स्केल पर दिया है, और आपको निकालना किसमें है, केल्विन स्केल। आपको केल्विन स्केल पर निकालना है। सो रिलेशन हम लोग किसका लेंगे, सेल्सियस और केल्विन का, क्योंकि सेल्सियस में दिया है और निकालना है केल्विन में। तो दोनों के रिलेशन को लेते हैं, C/5 is equal to K minus 273/5। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में जरा देखो, क्वेश्चन में सेल्सियस स्केल पर दिया है, सो C का मतलब सेल्सियस है, तो सेल्सियस का वैल्यू दिया है, तो हम लोग सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे। कितना है 373/5। ये देखिए C कितना सेल्सियस दिया है 373, तो C की जगह 373 रख दिया। बाई 5 इज इक्वल टू K तो नहीं मालूम, K तो निकालना है, तो K को सेम रख देंगे बिल्कुल वैसे ही, K minus 273/5। देन 5 कैंसिल बोथ साइड्स, और अब आपके सामने क्या रह गया, 373 इज इक्वल टू K minus 273। तो यू हैव टू फाइंड आउट द K। आपको K निकालना है, तो K के साथ जो -273 इसको हटा दीजिए,
इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, के अकेला सिंगल रह जाएगा तो के निकल जाएगा। सो 373 और ये माइनस वाले को उठा करके इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा ना बच्चों, माइनस वाला आता है इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड, और इधर आपका के का के रह जाएगा सिंगल, आपने -273 को हटा दिया, इधर आके ऐड हो गया इज इक्वल टू के, तो आपका के निकल जाएगा। फिर आप इसे ऐड कर सकते हैं 3 3 6 7 7 14 and 3 2 5 and 6 आ गया k is equal to 646 कैलोरी। 3 3 6 7 7 14 3 2 5 and 6 यानी कि 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 646 केल्विन होता है। ये देखो 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल पर 646 केल्विन के बराबर होता है। तो दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो कन्वर्सन बहुत आसान है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हो तो आप लोग निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट वाला ले लेंगे और जो चीज में निकालना होगा, जो चीज में दिया होगा उसे निकालेंगे। तो हम लोग तीनों में से कोई किसी को भी एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस एक स्केल दिया हो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हैं, वो क्वेश्चन मैटर्स है, जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम या फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुएं निकलते हैं, एग्जॉस्ट निकलते हैं वो, और परफ्यूम का जो स्मेल होता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्मेल कैसे मैटर हो सकता है। तो स्मेल बिल्कुल एक मैटर है बच्चों, स्मेल अच्छा हो या बुरा हो, दैट मीन्स कि स्मेल प्लीजेंट हो या फिर फॉल हो, मतलब कि गंदा हो या फिर बहुत आकर्षक हो, अच्छा हो। स्मेल जरा ये सोचिए कि परफ्यूम की स्मेल की बात करते हैं, परफ्यूम का स्मेल कैसे मिला आपको? परफ्यूम जब स्प्रे किया जाता है तो परफ्यूम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सो सीधे वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट यानी अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो तुरंत डिफ्यूज कर जाता है एयर में, फास्ट डिफ्यूज कर जाता है। इसलिए हम लोग एक परफ्यूम मारते हैं कहीं और तो काफी दूर तक स्मेल जाती है, इट इज ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन। ये फास्ट डिफ्यूजन की वजह से होता है। किसका फास्ट डिफ्यूजन? उस परफ्यूम के पार्टिकल्स का फास्ट डिफ्यूजन। परफ्यूम का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, एयर में आते ही वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और बड़ी तेजी से एयर में डिफ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से वो सुगंध हमें मिलती है, काफी दूर से भी पता चल जाता है। तो जरा सोचो बच्चों कि डिफ्यूजन किसका हुआ? डिफ्यूजन जिसका हुआ वो कोई मैटर का, पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हुआ। वो मैटर क्या था? परफ्यूम। वो लिक्विड था, वो पहले एक मैटर था यानी कि है, तो वो मैटर है। अगर आप कोई भी चीज, कोई जानवर मर जाता है, बदबू आती है, तो ये बदबू कहां से आती है? ये उस जानवर के डेड बॉडी का जो पार्टिकल्स है, वेपोराइज्ड पार्टिकल्स, वो डिफ्यूज कर रहा है एयर में, जो काफी दूर तक स्मेल जाती है। सो डिफ्यूजन किसका हुआ? उस मैटर का पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हुआ। मैटर कौन था? वो मरा हुआ जीव जंतु। वो अच्छा स्मेल किसका था? वो भी एक मैटर का ही पार्टिकल्स का डिफ्यूजन की वजह से स्मेल जो है पहुंच जाती है, तो वो भी किसी मैटर का था। सो स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, चाहे वो कोई भी स्मेल मैटर है बच्चों, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि स्मेल कहां से आता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है। डिफ्यूजन किसका होता है? किसी मैटर के पार्टिकल्स का एयर में होता है, तो स्मेल आती है। अब आते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, इट कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस। इसमें बहुत तरह के गैसेस होते हैं, हम लोग जानते हैं कि गैसेस ऑलरेडी वो मैटर है। सो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, तो ये भी मैटर कहलाएगा। और उसके
बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैटर। तो बच्चों मैटर को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए लिखना है कि कौन मैटर है या कौन नहीं है। जैसे कि वो फियर था, हैप्पीनेस है, सोरोनेस है, लव है, हेट है, हिट है, ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि इनके कोई भी वॉल्यूम, कोई भी मास, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होते। सो जो मैटर है वो आपको ध्यान देना है कि देखने में लगता है कि वो मैटर नहीं है, बट अगर हम लोग डीपली सोचे तो हो सकता है वो मैटर हो। सो कोई भी जवाब लिखने से पहले एक बार सोचना है अच्छे तरीके से कि वो मैटर हो सकता है या नहीं, बट स्मेल इज कंफर्म ए मैटर।